सोचिए आपको एक बड़े शॉपिंग मॉल के 10 लाख यानी 1 मिलियन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को अपडेट करना है। और मान लीजिए दिवाली की सेल आई है और आपको हर प्रोडक्ट पर फ्लैट 100 रुपए कम करने हैं। अब इन दोनों केसेस में अगर आप पाइथन की नॉर्मल लिस्ट का यूज करेंगे और एक फॉर लूप लगाएंगे तो शायद आपका कोड इतना स्लो हो जाएगा, जब तक कोड रन होगा तब तक दिवाली खत्म हो जाएगी और डेफिनेटली आपके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। लेकिन एक स्मार्ट डेटा साइंटिस्ट ऐसा नहीं करता, वो लूप्स नहीं लिखता, वो यूज करता है numpy। जी हाँ, numpy। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुप्रभात और स्वागत है आपका डेटा एनालिटिक्स की इस नई सीरीज में। आज हम पाइथन की उस लाइब्रेरी को सीखेंगे जो डेटा साइंस की दुनिया का आयरन मैन है। जी हाँ, आज हम सीखेंगे numpy। अगर आपने numpy नहीं सीखा तो आगे चलकर पांडास, scikit-learn, मैटप्लॉटलिब और डीप लर्निंग समझना नामुमकिन हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं है, ये फाउंडेशन है बाकी सब लाइब्रेरीज का जो हम डेटा साइंस में यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू numpy फॉर डेटा एनालिटिक्स। और इस वीडियो लेक्चर के कंटेंट है हमारे सबसे पहले वाई numpy मैटर्स, उसके बाद गेटिंग स्टार्टेड विद numpy, उसके बाद हम क्रिएटिंग एरेज देखेंगे, उसके बाद इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग टेक्निक्स, उसके बाद लिस्ट वर्सेस एरेज और लास्ट में कुछ कॉमन मिस्टेक्स। तो सबसे पहले सवाल आता है, आखिर numpy ही क्यों? वाई numpy? तो दोस्तों numpy का मतलब है न्यूमेरिकल पाइथन। दोस्तों पाइथन की अपनी लिस्ट अच्छी है जर्नल काम के लिए, छोटे मोटे काम के लिए, छोटे कलेक्शन के ऊपर 10-20 वैल्यू के ऊपर बहुत बढ़िया काम कर रही है। स्टूडेंट्स पर्पज से, लर्निंग के पर्पज से छोटे मोटे काम के लिए बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन जब बात मैथ्स की बहुत भारी भरकम कैलकुलेशन की आती है और लार्ज डेटा सेट पे बात आती है तो लिस्ट क्या है, थोड़ी आलसी और स्लो हो जाती है। आलसी हो जाती है मतलब स्लो हो जाती है। जो numpy है उसको स्पेसिफिकली बनाया गया है, कल कंप्यूटिंग के लिए बनाया गया है। ये क्या है, बड़े बड़े डेटा सेट्स को क्या करता है, चुटकियों में है प्रोसेस कर सकता है। यही कारण है कि पांडास जो कि डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है, scikit-learn जो मशीन लर्निंग के लिए यूज होती है, टेंसरफ्लो जो हम एआई के लिए यूज करते हैं, और मैटप्लॉटलिब जो हम डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, ये सब लाइब्रेरीज क्या है, अंदर क्या है, numpy का इस्तेमाल करती हैं। अगर आसान शब्दों में कहें, सिंपल शब्दों में कहें, सिंपल वर्ड्स में कहें तो numpy अगर इंजन है तो बाकी सब लाइब्रेरीज क्या है, गाड़ी की बॉडी है। तो numpy को यूज किया जाता है डेटा एनालिसिस में, बहुत ज्यादा यूज है, मशीन लर्निंग में यूज हो रहा है, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, हर जगह डेटा साइंस जहां पे डेटा पे काम करने की बात होती है वहां numpy की पावर सामने आती है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि वाई numpy। नेक्स्ट देखते हैं कुछ की फीचर्स एंड बेनिफिट। तो अब आप पूछेंगे इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे लिस्ट से बेहतर बनाता है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है स्पीड। देखिए जो numpy है नॉर्मल पाइथन लिस्ट से 50 गुना या 50x तेज हो सकता है। क्यों होता है? क्योंकि ये वेक्टराइज्ड ऑपरेशन यूज करता है। और वेक्टराइज ऑपरेशन की खास बात यह है कि विदाउट एक्सप्लिसिट, विदाउट लूप के ये लार्ज डेटा सेट्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को चुटकियों में प्रोसेस कर देता है। तो यही इसकी खास बात है, यही इससे पता लगता है इसकी स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा है। किससे? पाइथन लिस्ट से। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो अगर पाइथन की लिस्ट एक भीड़, क्राउड की तरह है जहां लोग क्या है, इधर उधर बिखरे हुए हैं, हर चीज इधर उधर फैली हुई है, जिसको कंप्यूटर की भाषा में नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी कहते हैं। इसमें हर चीज को ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन numpy क्या है, एक एरे, जो numpy एरे है वो एक आर्मी परेड की तरह है। सारे डेटा पॉइंट्स मेमोरी में एक के बाद एक लाइन से खड़े हैं, जिसको कॉन्टिजियस मेमोरी कहते हैं। कॉम्पैक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स ये यूज करता है, इसी वजह से ये कम रैम भी यूज करता है। और इसी कारण क्या है, कंप्यूटर का प्रोसेसर जो है इसे बहुत तेजी से रीड कर लेता है। नेक्स्ट है इसमें फंक्शन रिच। इसमें क्या है, बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन बने हुए हैं, जैसे स्लाइसिंग के लिए क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे, रीसेपिंग के लिए, फिल्टरिंग के लिए, रैंडम सैंपलिंग, हर टाइप के फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनको हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आपको क्या है, 100 नंबर की लिस्ट में 5 जोड़ना है, 5 जोड़ना है। तो नॉर्मल लिस्ट में आपको एक एक करके लूप लगाना पड़ेगा। तू 5 ले, फिर तू 5 ले, तो हर 100 बार एक लूप चलेगा, तब एक एक करके हर एक आइटम में 5 ऐड होगा। उस दूसरी ओर अगर आप numpy यूज कर रहे हैं तो आप numpy से बस बोलते हैं ऐड 5, तो वो पूरी लिस्ट में 5 जोड़ देता है। माना कि आपने numpy का एरे बनाया, उसका नाम है नंबर्स, तो नंबर्स प्लस 5 करेंगे तो पूरी लिस्ट जो numpy के एरे की जो लिस्ट है उसमें क्या है, 5 ऐड कर देगा। नो लूप्स नीडेड, किसी लूप की जरूरत नहीं है।
तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है ब्रॉडकास्टिंग फीचर के थ्रू। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। ये बहुत आसानी से वैरायटी ऑफ डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाता है, CSV फाइल के साथ कनेक्ट हो जाता है, एक्सेल फाइल्स के साथ कनेक्ट हो सकता है, और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए जैसे हम मैटप्लॉटलिब करते हैं उससे भी बहुत आसानी से ये क्या करता है, इंटीग्रेट हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ये इसके कुछ की फीचर्स है, की फीचर्स और बेनिफिट्स हैं जो आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपोर्टिंग एंड सेटिंग अप नमपाई। चलिए अब थोड़ा कोड देखते हैं। नमपाई को अपनी फाइल में बुलाने के लिए, यूज करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, इंपोर्ट कीवर्ड होता है, इंपोर्ट नमपाई लाइब्रेरी का नाम एज np। यहाँ पे जो np है वो क्या है, यह np जो है एक पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड एलियास नेम है, एलियास कहते हैं इसको। आप इंपोर्ट नमपाई एज n या इंपोर्ट नमपाई एज num मत लिखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर टेक्निकल इंटरव्यूज में अगर आप np के अलावा कुछ यूज करते हैं, कुछ और यूज करते हैं, तो लगेगा आप बिगिनर हैं। स्टैंडर्ड जो है फॉलो होना जरूरी है, तो हमेशा इंपोर्ट numpy एज np ही आप यूज करें। नेक्स्ट है कि अगर आपको क्या है numpy का करंट वर्जन चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए आप लिखेंगे np._version__, तो ये इसका करंट वर्जन हमको यहाँ पे शो कर देगा। तो दोस्तों मैंने ये थ्योरी में आपको सब कुछ बता दिया, अब मैं इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने जा रहा हूँ, दिखाऊंगा कैसे इंपोर्ट करेंगे numpy को। तो चलते हैं गूगल कोलैब में और वहां पे हम इसका, जो हमने इससे पहली वाली स्लाइड थी जहां पे हमने स्पीड की बात कही थी कि ये 50x फास्टर है, उसको भी हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे, प्रैक्टिकली चेक करके देखेंगे कैसे काम करता है। तो चलते हैं गूगल कोलैब में और वहां पे इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूं इस लाइब्रेरी को, इंपोर्ट numpy। इंपोर्ट करने के लिए क्या करना है, इंपोर्ट कीवर्ड लिखना है, इंपोर्ट फिर numpy एज एलियास नेम np, और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट करंट वर्जन, थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने के लिए, वर्जन कॉमा np._version। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है, सब कुछ ये प्रोवाइड करता है आपको, बहुत कम एफर्ट करने हैं, मैक्सिमम काम ये कर देगा। तो करंट वर्जन 2.0.2 इसने आपको रिटर्न कर दिया। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि कैसे इंपोर्ट करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी जो हम करने जा रहे हैं उसको मैं बता रहा हूँ। क्या करना है, हमें एक एक्टिविटी करनी है, ये एक्टिविटी हमको करनी है, तो मैं इसको करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक नया कोड सेल बनाता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट numpy एज np। उसके बाद मैं सबसे पहले क्रिएट करता हूँ लिस्ट को, क्रिएट पाइथन लिस्ट ऑफ 1 मिलियन नंबर। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ पाइथन लिस्ट नाम से, python_list, और यहाँ पे मैं पाइथन लिस्ट, और यहाँ पे मैं लिस्ट के अंदर रेंज फंक्शन यूज कर रहा हूँ। और इसमें मैं एक नया तरीका सिखाता हूँ, आप पाइथन में अंडरस्कोर करके भी नंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं, ये भी एक नया तरीका है। तो ये क्या करेंगे, 1 मिलियन नंबर्स की एक लिस्ट तैयार कर देगा, पाइथन लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, गूगल कोलैब में क्या एक मैजिकल कमांड होती है जो स्पीड और टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं, उसका नाम है %time_it। और इसमें मैंने करके क्या कर दिया, सम फंक्शन की हेल्प से पाइथन लिस्ट एज अ पैरामीटर पास कर दिया। तो ये क्या कर देगा, इसकी स्पीड टाइम आपको बता देगा, ड्यूरेशन कितनी स्पीड से कर रहा है और उसका टाइम कितना ये ले रहा है, वो आपको कैलकुलेट होकर आ जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं, क्रिएट करते हैं, ऐसे जैसे ही मैंने यहाँ पे ये किया है, ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पेस्ट करता हूँ और क्रिएट numpy एरे बना देता हूँ। यहाँ पे numpy एरे ऑफ 1 मिलियन नंबर्स कैसे बनाऊंगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे numpy_array नाम का वेरिएबल लूंगा और उसमें क्या करूंगा मैं, जैसे कर सकते हैं हम, हमने numpy.array और इसके अंदर पाइथन लिस्ट पास कर सकते हैं, या दूसरा तरीका भी मैं बता रहा हूँ आपको, उसके ज़्यादा अभी आगे हम स्लाइड में यूज़ करेंगे, np.arrange फंक्शन होता है, अरेंज फंक्शन है, ये फंक्शन बताऊंगा मैं अभी आपको। और इसमें हम रेंज के अंदर 1 मिलियंस, जैसे ये हमने लिस्ट में पास किया था, हम यहाँ पे पास कर देते हैं। तो ये क्या कर देगा, ये 1 मिलियन नंबर्स का numpy एरे बना देगा, np.arrange फंक्शन। तो यहाँ से अब क्या है, इसका भी परसेंट टाइम, इसके बाद नेक्स्ट इसका टोटल टाइम कैलकुलेट करने के लिए वही कमांड हम लगाएंगे, %time_it और np.sum numpy एरे
तो एज अ पैरामीटर हमने पास कर दिया। अब मैं इसको करने जा रहा हूँ। रन बटन पे क्लिक करता हूँ। आप या कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एंटर भी कर सकते हो। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, देखिए प्रोसेस स्टार्ट हो गया। np.sum क्या है, आपका numpy का एक फंक्शन है, सम फंक्शन, जिसके थ्रू हम सारी जो 1 मिलियन नंबर्स numpy के एरे का उसको सम हम कैलकुलेट कर देंगे। अब तो देखिए आप जो आउटपुट नजर आ रहा है उसको देखिए। तो पहली बार में जब हम पाइथन लिस्ट यूज कर रहे हैं तो टोटल टाइम लग रहा है 11.3 मिली सेकेंड। और जब हम यूज कर रहे हैं numpy एरे तो हमारे पास में 392 माइक्रोसेकंड। माइक्रोसेकंड बहुत छोटी चीज है, मिली सेकंड बड़ा है। तो देखिए माइक्रोसेकंड्स में क्या कर रहा है, ये numpy क्या कर रहा है, 1 मिलियन नंबर्स का सम कर दे रहा है। तो यहां से आपको देखिए, और टेस्टिंग के लिए जो लूपिंग में हर बार टेस्ट कर रहा है, तो उसमें जो पाइथन लिस्ट है 2.28 मिली सेकेंड ले रहा है पर लूप के लिए, जबकि ये ले रहा है 92.3 माइक्रो सेकेंड। मतलब ये माइक्रो सेकेंड्स में क्या है, प्रोसेसिंग कर दे रहा है पूरा। तो यहां से दोनों के बीच जो कंपटीशन हुआ, जो भी हमने चेक किया, तो इसमें स्पीड और टाइम के मामले में क्या है, numpy हमेशा जीतेगा। तो यहां से प्रूफ हो गया, यहां से हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक स्पेशल मैजिकल गूगल कोलैब की कमांड भी समझ में आई, जिसका आपने यूज किया %। ये कमांड है %time it। तो इसको यूज करके आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। अब बात आती है, देखिए जो इसके बाद हम वीडियो लेक्चर सीरीज में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लाइब्रेरी पांडास को। तो पांडास के अंदर जो डेटा फ्रेम्स हैं उनकी अगर इंटरनली वर्किंग देखें तो उसके अंदर जो पावर काम कर रही है वो numpy की पावर ही काम कर रही है। जैसे हमने स्लाइड 1 में कहा कि numpy अगर गाड़ी का इंजन है तो ये पांडास क्या है, ये गाड़ी की बॉडी है। तो पावर किसकी काम कर रही है, numpy की काम कर रही है। तो यहाँ से इंपोर्टिंग एंड सेटिंग हमें क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम एरे क्रिएशन मेथड। तो अब आते हैं एरे बनाने पर। डेटा साइंस में हम अक्सर क्या करते हैं, हमको क्या करना पड़ता है, डमी डेटा बनाना पड़ता है। तो हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला है सिंपल तरीका np.array। ये सबसे बेसिक है। आपके पास कोई लिस्ट है, उसे np.array में डालो तो वो एरे बना देगा। जैसे कि यहाँ पे हमने np.array, यहाँ पे हमने लिस्ट पास करी और उसने इसको एरे में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हम करके देख लेते हैं। एक नया कोड सेल में बना देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट numpy एज np, और इसके बाद प्रिंट करता हूं मैं यहाँ पे प्रिंट np डॉट एरे फंक्शन, और एरे फंक्शन के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट प्राइस पास कर दी और मैंने इसको रन किया। तो देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, इसने लिस्ट को कन्वर्ट किस में कर दिया है, एरे में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहां से हमारा पहला हमारा np.array फंक्शन क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका np.ones। अगर आपको इनिशियलाइजेशन के लिए सारे 1 चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, जैसे np.ones पैरामीटर में मैंने 3 पास किया, तो ये 3 आइटम्स की 1D एरे बना देगा, 1 डायमेंशनल एरे बना देगा, और सारे वैल्यूज क्या होंगे, फ्लोट में होंगे, 1.1.1 तो अगर 4 करूंगा तो 4 आइटम्स की 1D एरे, 1 डायमेंशनल एरे बना देगा। तो इसको भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ np.ones, और यहाँ पे मैंने 3 पास किया, और इसको पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे, और यहाँ से मैं रन करता हूँ तो मेरे पास में 3 आइटम्स की 1D एरे बन गई, जिसके सारे डेटा क्या आइटम्स के यहाँ फ्लोट में है। नेक्स्ट है इसके बाद np.zeros। ये बहुत काम आता है न्यूरल नेटवर्क में वेट इनिशियलाइज करने के लिए। ये सारे एलिमेंट को क्या करता है, 0 कर देता है। तो यहाँ पे पैरामीटर में हम शेप प्रोवाइड पास करते हैं, और जैसे कि यहाँ पे हमने टपल फॉर्मेट में शेप में 2 रोज और 3 कॉलम्स दिए हैं, तो ये इनको सबको 0 से 0 पॉइंट से इनिशियलाइज कर देगा। बाय डिफॉल्ट सारे डेटा आइटम वैल्यूज क्या होंगी, फ्लोट में होंगी। तो इसको भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने np.zeros फंक्शन लगाया, और इसके अंदर पैरामीटर पास किया, एज अ शेप पैरामीटर पास किया 2,3 का, 2 रोज 3 कॉलम्स, तो 2/3 की मैट्रिक्स, और सबको 0.0 से इसने इनिशियलाइज कर दिया। नेक्स्ट आता है इसके बाद np.full। इसका यूज क्या है, जब आप किसी कस्टम वैल्यू या स्पेसिफिक नंबर से किसी मैट्रिक्स को किसी शेप को फिल करना चाहते हैं। जैसे 7 से यहाँ पे किया हुआ है, आप कोई भी वैल्यू कर सकते हैं। तो इसको भी हम करके देखते हैं प्रैक्टिकल, और यहाँ पे हम देते हैं np.full फंक्शन, और इसके अंदर 2 पैरामीटर, पहला पैरामीटर में हम शेप देंगे जैसे 2,3, और दूसरा पैरामीटर
2 रोज 3 कॉलम्स आ गए। और दूसरा पैरामीटर मेरा क्या होगा, जो कस्टम वैल्यू से हमको फिल करना है, मैंने 7 दे दिया, तो ये 2 रोज और 3 कॉलम में 7 7 7 आपकी वैल्यूज फिल हो गई। तो यहाँ से आपको जो एरे क्रिएशन मेथड्स हैं वो सारे प्रैक्टिकली आपने करके देख लिए, आपको खुद भी करना है इसको। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि आउटपुट में कॉमास नहीं दिख रहे हैं, तो नंपाई एरे क्या होता है, बिना कॉमा के प्रिंट होते हैं। नंपाई एरे जो है एलिमेंट्स क्या होते हैं, बिना एरे के प्रिंट होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं अब आगे हम इसमें क्रिएटिंग रेंजेस। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर की सीक्वेंस कैसे बनाएं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए सबसे पहला फंक्शन आता है सीक्वेंशियल वैल्यूज के लिए। तो सीक्वेंशियल वैल्यूज के लिए हम यूज करते हैं np.arrange, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्टिविटी में करके दिखाया। ये पाइथन के रेंज जैसा ही होता है, रेंज फंक्शन जो पाइथन में आपने यूज किया होगा। तो इसमें इसका जो सिंटेक्स है np.arrange, पहला पैरामीटर स्टार्ट, दूसरा स्टॉप, थर्ड है स्टेप। एग्जाम्पल से समझते हैं, np.arrange 0, 10, 2। इसका मतलब क्या है, 0 से शुरू करो, 10 पर रुक जाओ और 2 की जंप लगाओ, छलांग लगाओ, आगे बढ़ जाओ। तो 0, 2, 4, 6, 8। और यहाँ पे खास बात है, जैसे कि रेंज फंक्शन में भी होता था, स्टॉप क्या होगा, हमेशा एक्सक्लूडेड होगा। तो इसका भी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम करके देख लेते हैं। और यहाँ पे मैं पास करता हूँ np.arrange फंक्शन, और इसके अंदर मैं पास करूंगा 3 पैरामीटर, स्टार्ट, दूसरा स्टॉप और तीसरा स्टेप। तो यहाँ पे मेरा जो आउटपुट है आपको दिख रहा है। हाँ सॉरी, मैंने पैरेंथेसिस क्लोज नहीं किया तो एरर आ गई। तो सारी चीज का ध्यान आपको रखना है। और यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो 0, 2, 4, 6, 8 मेरे पास में आउटपुट आ गया। इसके बाद आता है इवनली स्पेस्ड वैल्यूज के लिए। तो दूसरा सबसे क्रिटिकल फंक्शन है np.linspace। इसका मतलब है लीनियरली स्पेस्ड। मतलब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे np.linspace हमने लिखा 1, 5, 4। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 4 का गैप चाहिए, इसका मतलब है 1 और 5 के बीच मुझे एग्जैक्टली क्या है, 4 नंबर चाहिए। 1 और 5 के बीच में 1 और 5 को इंक्लूड करते हुए 4 नंबर चाहिए, 4 नंबर चाहिए जो बराबर दूरी पर हो, जो बराबर इक्वली स्पेस पर। तो ये बहुत बढ़िया फंक्शन है। ये कहाँ पे होता है, ग्राफ प्लॉट, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं उस टाइम पे हमें स्मूथ लाइंस बनानी होती है, तब हम लिन स्पेस का यूज करते हैं। तो इसको भी हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं np.linspace, और यहाँ पे किससे किस बीच के बीच में, 1 और 5 के बीच में मुझे चाहिए, और कितने इक्वल बराबर इवनली स्पेस वैल्यू में हमको डिवाइड करना है, तो ये कर देगा यहाँ पे। तो यहाँ से 1 और 5 को इंक्लूड करते हैं, 4 बराबर भाग बन गए यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये भी क्लियर हो गया हमें। इसके बाद आता है रैंडम एरेज हम कैसे बनाएं। तो रैंडम एरे बनाने के लिए हम जो numpy है उसका मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल का फंक्शन यूज करते हैं, rand_int। अगर आपको याद होगा तो हमने मॉड्यूल 4 में मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस में रैंडम मॉड्यूल को डिस्कस किया था। उसका एक फंक्शन हमने rand_int वहां पे यूज किया था, जो रैंडम इंटीजर नंबर हमारे पास जनरेट कर रहा था। और रैंडम चॉइस भी यूज किया था, रैंडम चॉइस फंक्शन भी हमने किया था जो रैंडम चॉइस जनरेट कर रहा था। तो यहाँ पे जो रैंडम एरे बनाने के लिए हम कैसे करेंगे इसको, इस rand_int फंक्शन को, इसमें पहले 2 पैरामीटर क्या होंगे, वो रेंज होंगी जिनके बीच में हमको नंबर्स इंसर्ट करने हैं, 0 से 100 के बीच में। और थर्ड पैरामीटर क्या होगा, एक शेप होगा, जैसे कि जो एरेज बन रहा है हमारा, सॉरी, तो 3, जैसे यहाँ पे 3,3 का एरे बन जाएगा, और वो फिल हो जाएगा 0 और 100 के बीच की वैल्यू से। तो इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम करके देख लेते हैं गूगल कोलैब में। तो यहाँ पे मैं इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ आपको। np.random मॉड्यूल है आपका, random.rand_int। तो आपको दिख रहा है rand_int फंक्शन यहाँ पे, और इसके अंदर 3 पैरामीटर। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट 2 पैरामीटर रेंजेस हो गई, 0 से 100, 0 से स्टार्ट करो, 100 पे स्टॉप करो। थर्ड पैरामीटर एक शेप होगा, जैसे 3x3 का ही कर देता हूँ, 3x3 का मैंने दे दिया। तो अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो ये रैंडम वैल्यू से एरे को फिल कर देगा 3x3 में। आप देख रहे हैं रैंडम वैल्यूज आ रही है हमारे पास में। तो ये एक तरीका है रैंडम एरेज हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। ये आपको समझ में आएगा क्या कि क्रिएटिंग रेंजेस इन एरेज कैसे बनाएंगे। अब इसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे ये यूज हो रहा है उसको हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये यूज होता है डेटा सिमुलेशन में। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि डेटा सिमुलेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, डेटा सिमुलेशन का मतलब होता है कंप्यूटर के अंदर रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट करना। और अच्छे शब्दों में समझें
तो डेटा सिमुलेशन का मतलब है किसी रियल चीज की नकल करना। तो आप कहेंगे कैसे, इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कॉइन टॉस का। अगर मैं आपसे कहूं कि 10 बार कॉइन उछालो और बताओ कि कितनी बार हेड आया, मैं आपसे कहूं कि आप कॉइन उछालो 10 बार और ये बताओ कितनी बार हेड आया, तो आप शायद सच में क्या है कॉइन ढूंढने लग जाएंगे और 10 बार स्टार्ट करेंगे प्रोसेस कॉइन छानने की। लेकिन numpy में हम ये चुटकियों में कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम यही फंक्शन यूज करेंगे, np.random.randint फंक्शन का यूज करेंगे। तो इसका लॉजिक मैं आपको गूगल कोलैब में करके दिखा रहा हूं कैसे हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो हमारा टास्क क्या है, हमें क्या करना है, हमारा टास्क क्या है, कॉइन टॉस करना है। हमें क्या करना है, कॉइन टॉस। और कॉइन टॉस जो हमें करना है उसके लिए हम जो फंक्शन यूज करेंगे, मॉड्यूल np.random.randint फंक्शन को यूज करेंगे, randint फंक्शन यूज करेंगे। और कैसे यूज करेंगे, इसमें हमारा जो लॉजिक होगा वो जीरो रिप्रेजेंट करेगा टेल्स को, और वन जो है रिप्रेजेंट करेगा हमारा हेड्स को। तो इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैं करने जा रहा हूं, सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट numpy as np। इसके बाद क्या करते हैं, एक वेरिएबल हम ले लेते हैं कॉइन टॉसेस नाम से। अब इसके बाद क्या करना है, हमें वही np.random.randint। अब यहां पे देखिए मेन लॉजिक, मैं 3 पैरामीटर पास कर रहा हूं। पहले रेंज दे रहा हूं 0,2। अब आप कहेंगे 0,2 आपने क्यों दिया, देखिए हमें 2 वैल्यू चाहिए। जो 0 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टेल्स को और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है हेड्स को। तो 0 और 2 तो हमेशा क्या आता है, एक्सक्लूडेड होता है। तो 0 और 2 के बीच में 2 वैल्यू क्या आएंगी, 0 और 1 ही आएगी। तो 0 हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेल्स को, और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेड को। तो तभी मैंने 2 लिया यहाँ पे। और साइज क्या होगा हमारे पास में, थर्ड पैरामीटर साइज जो हम लेंगे, थर्ड पैरामीटर साइज आएगा। साइज क्या है हमारा, साइज जो हम सैंपल साइज जो हम लेंगे यहाँ पे, कितने बार टॉस करना है हमें, 10 टाइम। तो साइज की वैल्यू 10। अगर मुझे 100 बार कॉइन टॉस करना होता तो साइज की वैल्यू कितनी होती, 100 आ जाती। अब इसको मैं रन करता हूँ, यहाँ से इसको रन करके देख लेता हूँ। सॉरी, इसका कोड प्रिंट कर लेता हूँ पहले, प्रिंट, और इसके बाद इसको करता हूँ कॉइन टॉस रिजल्ट और कॉमा कॉइन अंडरस्कोर टॉसेस। ये हमारे पास में अवेलेबल है। तो मैं इसको रन करता हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, देखिए रन हो गया और मेरे पास में आउटपुट आ गया। जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो देखिए हमें एक एरे मिल गया जिसमें क्या है, जो 0 और 1 से भरा हुआ है। और यहाँ इस एरे को देखकर हम आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कितने हेड्स हैं। तो ये वही है जैसा आपने सच में 10 बार सिक्का उछाला। तो इसे ही कहते हैं सिमुलेशन, डेटा सिमुलेशन। तो ये समझ में आ गया आपको, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हमने करके देख लिया। तो ये है डेटा सिमुलेशन का एग्जांपल। दूसरा आता है सैंपलिंग। देखिए सैंपलिंग को हम एक लॉटरी सिस्टम जैसा समझ सकते हैं, जिसमें इसका मतलब क्या होता है सैंपलिंग का, बड़ी भीड़ में से कुछ लोगों को चुनना। अब जो बड़ी भीड़ है ये तो हमने जनरल टर्म कह दिया। अगर आप numpy की टेक्निकल लैंग्वेज में कहें, स्टैटिस्टिकल टर्म में कहें, तो जो भीड़ है उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन। भीड़ क्या है, पॉपुलेशन। और जो कुछ लोग हैं वो है सैंपल, उसको कहते हैं सैंपल। स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज के टर्म में कहेंगे, उसको कहेंगे सैंपल। और जो ये पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहेंगे हम सैंपलिंग। तो सैंपलिंग वो प्रोसेस है जो पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल निकाल के हमको देगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। समझिए कि आपके पास कुछ स्टूडेंट्स हैं और उसमें से आपको 3 विनर्स क्या है सेलेक्ट करने हैं। अगर आप खुद से करेंगे तो ये बायस सा लगेगा कि आपने पार्शियलिटी के लिए अपने लोगों को ही सेलेक्ट कर लिया। तो numpy से हम कहते हैं कि रैंडम पिक करके हमको दो, तो ये काम numpy कर देता है आसानी से। तो कैसे करेगा, इसको भी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हम करके देखते हैं। चलते हैं गूगल कोलैब पे और एक नया कोड सेल, इससे सॉरी पहले मैं आपको एक्टिविटी बता दूं क्या है। हम टेक्स्ट में लिखते हैं यहाँ पे, हमारी एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी हमारी है क्या करना है, हमें सैंपलिंग करनी है। तो सैंपलिंग हम करेंगे इसमें, और इसका और इसके अंदर हमको क्या करना है, टास्क क्या है हमारा। तो यहाँ पे हम जो यूज करेंगे, यहाँ पे स्पेशल फंक्शन हम जो यूज करेंगे np.random.choice। इस फंक्शन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है।
तो इसको हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, चलिए कोड सेल बनाता हूं और इसका हम प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं। सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूं, इंपोर्ट numpy एस np। इसके बाद मैंने क्या करना है, एक नेम्स नाम की लिस्ट बना देते हैं। नेम्स नाम से ले लेते हैं, नेम्स इक्वल टू np डॉट एरे हम बनाएंगे और इस एरे के अंदर हम कुछ नेम्स ले लेते हैं। ये ले लिया हमने, नेम्स की लिस्ट ले ली, हमारे पास में नेम की लिस्ट आ गई है। अब हम क्या है कि विनर्स नाम का एक वेरिएबल लेंगे, विनर्स नाम का वेरिएबल ले लिया मैंने। अब विनर्स वेरिएबल के अंदर np हम वही फंक्शन लगाएंगे, np डॉट रैंडम मॉड्यूल रैंडम डॉट, अब लगाएंगे हम यहाँ पे चॉइस फंक्शन। तो चॉइस फंक्शन दिख रहा है आपको। अब इसमें 3 पैरामीटर हम पास करेंगे, वो बता रहा हूँ क्या क्या होंगे। सबसे पहले जो भीड़ थी, जैसे हम जिसको हम पॉपुलेशन कह रहे हैं, पॉपुलेशन में हमने क्या है यहाँ पे नेम्स है, हमारे पॉपुलेशन क्या है यहाँ पे नेम्स है। तो नेम्स को पहला पैरामीटर। दूसरा सैंपल का साइज, सैंपल कितना है, हमको सैंपल क्या है हमारे पास 3 का सैंपल निकालना है, 3 विनर्स हैं तो साइज कितना है, साइज की वैल्यू कितनी होगी, साइज इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा। और थर्ड पैरामीटर हमने लिखा रिप्लेस इक्वल टू फॉल्स। क्या कहा, रिप्लेस इक्वल टू फॉल्स किया। तो हमने यहाँ पे क्या है 3 पैरामीटर दे दिए। एक तो हमने क्या दिया यहाँ पे पॉपुलेशन दिया, दूसरा हमने दिया सैंपल का साइज, पॉपुलेशन। हम प्रोसेस क्या कर रहे हैं, सैंपलिंग कर रहे हैं प्रोसेस। तो हमारा पहला पैरामीटर हमारा क्या है इसके अंदर, पहला पैरामीटर हमने नेम्स जो दिया वो पॉपुलेशन को शो कर रहा है। दूसरा जो पैरामीटर है साइज इक्वल टू 3, सैंपल जो हम कह रहे हैं कि उसमें से कुछ लोगों को चुनना, सेलेक्ट करना, तो सैंपल है, उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में सैंपल कह रहे हैं। और उसकी वैल्यू 3 क्यों है कि हमें 3 विनर्स चाहिए। अब इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है रिप्लेस इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, जब भी हम सैंपलिंग करते हैं तो रैंडम सैंपलिंग जो है 2 टाइप की होती है। एक होती है विदाउट रिप्लेसमेंट और दूसरी होती है विद रिप्लेसमेंट। जब हम रिप्लेस इक्वल टू फॉल्स कहते हैं तो उसमें क्या होती है, विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपलिंग होती है। और अगर रिप्लेस इक्वल टू हम ट्रू कहेंगे तो क्या होती है, वो विद रिप्लेसमेंट सैंपलिंग होती है। और इसको और अच्छे से समझते हैं, जब हम रिप्लेस इक्वल टू फॉल्स करेंगे तो विदाउट रिपीटेशन होगा। क्या होगा, विदाउट रिपीटेशन होगा। इसका मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। और अगर हम रिप्लेस इक्वल टू ट्रू कर देंगे तो क्या होगा, विद रिपीटेशन होगा। तो यहां पे मैंने रिप्लेस इक्वल टू फॉल्स क्यों किया है, क्योंकि जब भी हम लॉटरी सिस्टम या कोई भी विनर सेलेक्ट कर रहे हैं तो रिपीटेशन हमको नहीं करना है। तो रिप्लेस इक्वल टू फॉल्स का मतलब होता है विदाउट रिपीटेशन, जिसको हम विदाउट रिप्लेसमेंट भी कहते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हम कर लिया यहाँ पे। और इसको जब हम प्रिंट करेंगे, इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे लकी विनर नाम से कुछ एक वेरिएबल बना लेते हैं, प्रिंट करके हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे प्रिंट हमने कहा लकी विनर्स नाम से कर देते हैं, अच्छा इंटरेक्टिव लगेगा। और यहाँ पे कोलन लगा दिया मैंने और कॉमा वेरिएबल का नाम है विनर्स। तो मैं इसको रन करता हूं तो देखिए क्या हुआ। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे 3 जो नाम आ रहे हैं, रवि, पीयूष, रोहित, कोई भी ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट का नाम विदाउट रिपीटेशन होगा। तो देखिए हमेशा 3 डिफरेंट क्या हैं आइटम्स आ रहे हैं, नेम्स आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस इक्वल टू ट्रू कर दूंगा, यहाँ पे रिप्लेस इक्वल टू ट्रू कर दूंगा, अगर रिप्लेस इक्वल टू ट्रू कर दूंगा तो क्या होगा, उस केस में क्या हो जाएगा, रिप्लेस इक्वल टू ट्रू करने पे क्या होगा, ये किसको शो करेगा, फिर विद रिप्लेसमेंट सैंपलिंग को शो करेगा। विद रिप्लेसमेंट सैंपलिंग मतलब विद रिपीटेशन हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही मैं इसको रन करता हूं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे अभी दिखाता हूं मैं आपको। देखिए अभी एक केस देखिए, हमारे पास डिफरेंट नेम थे लेकिन ये विद रिपीटेशन हो गया। यहाँ पे अजय यहाँ पे भी आ गया, अजय 3 नाम हमने थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। लॉटरी सिस्टम में क्या होते हैं 3 अलग अलग होते हैं, एक ही आदमी 2 बार विनर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया रिप्लेस इक्वल टू ट्रू का मतलब क्या है। रिप्लेस इक्वल टू ट्रू का मतलब क्या है, विद रिप्लेसमेंट सैंपलिंग कहलाता है, मतलब विद रिपीटेशन होगा। और रिप्लेस इक्वल टू अगर हम फॉल्स करेंगे तो यहाँ पे हमेशा हम रिप्लेस इक्वल टू फॉल्स करेंगे, क्योंकि हमें लॉटरी सिस्टम में विनर्स में बायस करना है, कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है। फॉल्स कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे रिप्लेस इक्वल टू फॉल्स करते ही क्या हो गया, विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपलिंग हो गई, मतलब इसका मतलब हो गया विदाउट रिपीटेशन। तो यहां से हमारा
ये सैंपलिंग का आपको क्लियर समझ में आ गया कैसे ये काम कर रहा है। तो ये सैंपलिंग हमें समझ में आ गया, क्लियर हमें सैंपलिंग क्या होती है समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टेस्टिंग ऑफ एआई मॉडल्स। देखिए टेस्टिंग ऑफ एआई मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेस्टिंग ऑफ एआई मॉडल्स का मतलब क्या है, अपने मशीन लर्निंग मॉडल को टेस्ट करने के लिए टेस्ट डेटा बनाना। उसके लिए टेस्ट डेटा हम कैसे बनाएंगे, मशीन लर्निंग मॉडल हमको बनाना है, तो उसके लिए टेस्ट डेटा हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए क्या होता है, जब हम मशीन लर्निंग एमएल मॉडल बनाते हैं या मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं, तो हमें चेक करना होता है कि वो सही काम कर रहा है या नहीं। जो रियल वर्ल्ड है उसका डेटा क्या होता है, कभी भी परफेक्ट सीधा नहीं होता, बिल्कुल सब कुछ सही नहीं होगा, उसमें थोड़ी क्या होती है, नॉइस होती है या गड़बड़ होती है, नॉइस या गड़बड़ होती है। तो हम नमपाई में रैंडम जो np.random. एक फंक्शन होता है, जैसे अभी हमने रैंडमिटी फंक्शन यूज किया, चॉइस फंक्शन यूज किया, ऐसे ही np.random.normal फंक्शन होता है। तो ये वैसे ही गड़बड़ नॉइस क्रिएट करता है जिससे डेटा को रियल बनाने के लिए, ये डेटा को रियल बनाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करता है, np.random का नॉर्मल फंक्शन यूज करता है। इसको एक एग्जांपल में फॉर्मूले से समझते हैं कि सपोज हमें एक फॉर्मूला बनाना है मार्क्स इक्वल टू 2 इंटू स्टडी आवर्स का, कि मार्क्स की वैल्यू लेनी है 2 इंटू स्टडी आवर से। लेकिन रियल लाइफ में मार्क्स थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये ऊपर नीचे जो वेरिएंस स्टैटिस्टिकल टर्म में कहते हैं उसको वेरिएंस जो हो रहा है, तो उस ऊपर नीचे के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, np.random.normal फंक्शन का हम यूज करेंगे। तो चलिए फिर से गूगल कोलैब पे चलते हैं, उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम करके देखते हैं। तो हमारी एक्टिविटी क्या है, इसमें हमारी एक्टिविटी है क्रिएट टेस्ट डेटा फॉर एआई एमएल मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल। अब इसमें हमारे पास क्या करना है, क्या है हमें इसके बाद इसमें क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला डिजाइन करना है। फॉर्मूला क्या करना है हमें, मार्क्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई स्टडी आवर्स। तो हमें जो रियल वर्ल्ड का डेटा क्या है, बिल्कुल साफ सुथरा नहीं होता, उसमें कुछ नॉइज होती है। तो नॉइज हम क्रिएट करेंगे। फर्स्ट पहले हम क्या करेंगे, नॉइज क्रिएट करेंगे। और नॉइज क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे फंक्शन का इसका np.random.normal फंक्शन यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आउटपुट आएगा, मार्क्स आएगा, वो क्या आएगा, 2 इंटू स्टडी अंडरस्कोर आवर्स प्लस, इसको ब्रैकेट पे कर लेंगे हम, और प्लस नॉइज भी आएगा। तब हमारा ये रियल वर्ड का डेटा बनेगा, रियल वर्ड जैसा डेटा हमें नजर आएगा। और यहाँ पे जो नॉर्मल फंक्शन होगा उसमें हम 3 पैरामीटर पास करेंगे। पहला पैरामीटर होगा मीन, दूसरा है वेरिएंस, और थर्ड है एरे शेप साइज हम देंगे यहाँ पे। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो मैं नया कोड सेल बनाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट numpy एज np कर दिया मैंने। इसके बाद सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं स्टडी आवर्स नाम से, स्टडी अंडरस्कोर आवर्स। तो हमारे पास में क्या इक्वल टू np डॉट एरे फंक्शन है। एरे फंक्शन से हम एक मान लिया कि स्टूडेंट्स ने क्या है 1 से 5 घंटे पढ़ा, 1 2 3 4 5। यहां पे हम मान कहते हैं assume that students did study from 1 to 5 hours। तो हमारे पास एक एरे बन के चुका है, हमने 1 से 5 एरे का बना दिया है। अब हम यहाँ पे नॉइस क्रिएट करेंगे, नॉइस क्रिएट करते हैं जिससे हमें रियल वर्ड का डेटा बन जाए। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, np.random.normal। अब पहला पैरामीटर मैंने क्या रखा, 0 दिया, कुछ भी दे सकते हैं। मीन की वैल्यू सपोज 2 से स्टार्ट करता हूँ। मीन क्या है मेरा, सपोज 2 से दिया है, और कितना का वेरिएंस चाहता हूं, मैंने कह दिया कि 1.5 का वेरिएंस हो। पहला पैरामीटर क्या है, मीन है। दूसरा पैरामीटर क्या है, स्टैटिस्टिकल टर्म की लैंग्वेज में हम कहें पहला पैरामीटर क्या है, ये नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम निकाल रहे हैं। उतार चढ़ाव जो ऊपर नीचे जो जा रहा है, जो उतार चढ़ाव हो रही है उसको ही हम यहाँ पे मैनिपुलेट करेंगे। तो पहला पैरामीटर हमारा मीन था, दूसरा पैरामीटर हमारा क्या है, वेरिएंस 1.5, मतलब 2 से प्लस 1.5 हो सकता है, माइनस 1.5 हो सकता है। तो ऊपर नीचे चलेगा।
और थर्ड साइज क्या है, साइज इक्वल टू 5 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा एरे सेप का साइज क्या है यहाँ पे 5 है। अगर हमारे पास 1 से 10 घंटे होते तो हम सैंपल साइज एरे का साइज क्या होता, पॉपुलेशन जो साइज है वहां पे हमारे पास पे क्या जाता 10 आ जाता। तो इसके बाद हमने क्या कर दिया यहाँ पे मार्क्स इक्वल टू सिंपल हमारा निकल गया, मार्क्स इक्वल टू 2 इंटू स्टडी आवर्स प्लस नॉइस हमने निकाल दिया। तो इसके बाद हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट जनरेटेड मार्क्स डेटा, मार्क्स डेटा कोलन करा मैंने यहाँ पे और इसको डबल क्वोट से क्लोज किया और यहाँ पे मार्क्स कर दिया। हमारा टास्क एक्टिविटी क्या था, मशीन लर्निंग मॉडल के लिए हम टेस्ट डेटा क्रिएट कर रहे थे। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, मैंने रन किया इसको, तो रन करने पर मुझको जो आउटपुट नजर आ रहा है, अब यहाँ पे जो डेटा है, जैसे हम इसको रन करते हैं, देखिए आउटपुट में जो आंसर है एग्जैक्टली 2, 4, 6 ऐसे आवर्स मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बल्कि क्या है पॉइंट्स में आ रहे हैं। तो ये है रियल वर्ल्ड का डेटा, ये डेटा है अब रियल लग रहा है, और इस पर हम अपने एमएल मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। तो यहां से आपको समझ में आ गया, कंक्लूजन निकल गया कि जो डेटा सिमुलेशन का एग्जांपल हमने कॉइन टॉस से समझ लिया, सैंपलिंग का एग्जांपल लॉटरी सिस्टम, विनर सेलेक्ट कैसे किया, और मशीन लर्निंग मॉडल के लिए हमने ये स्टडी आवर्स वाला फॉर्मूला जैसे जनरेट किया, जो हमारा एमएल मॉडल के लिए टेस्ट डेटा क्रिएट करके हमको दे रहा है। तो ये सब कुछ मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया कि डेटा सिमुलेशन में कैसे यूज हो रहा है, सैंपलिंग में कैसे हो रहा है, टेस्टिंग एमएल मॉडल्स में कैसे यूज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है एरे इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। तो जो नंपाई में इंडेक्सिंग जो होती है, जैसे हम नॉर्मल पाइथन लिस्ट में इंडेक्सिंग क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है, यहाँ भी 0 से स्टार्ट होती है, और फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स हमेशा क्या होगा 0 होगा, और इसके बाद नेक्स्ट का 1 होगा, ऐसे करके आप बात करेंगे। अब बात आती है स्लाइसिंग की। तो स्लाइसिंग का मतलब है डेटा को काटना छाटना, मतलब एक आपके एरे नंपाई एरे में से सब एरे निकालना। ठीक है, एक पूरा एरे दिया नंपाई का, एलिमेंट्स का हो सकता है, किसी भी टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, इंटीजर टाइप के हो सकते हैं, फ्लोट टाइप के हो सकते हैं, सेम टाइप की वैल्यू रखता है नंपाई, आपको पता है। तो उसमें से डेटा को काटना छाटना कैसे करेंगे। अच्छी खबर ये है, क्या है हमारे पास में, कि अगर आपको लिस्ट की स्लाइसिंग आती है तो नंपाई स्लाइसिंग भी क्या है ऑलमोस्ट सेम है, वो भी ये भी इंडेक्सिंग क्या है यहाँ से 0 से ही स्टार्ट होती है। तो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हमने इंपोर्ट नंपाई एज एनपी किया, तो एरे हमने एक np डॉट एरे से एक एरे बना दिया। तो इंडेक्स हमको अगर पहला एलिमेंट एक्सेस करना है, प्रिंट करना है, तो एरे ऑफ 0 लिखा, तो हमारा पहला एलिमेंट क्या होगा, प्रिंट होकर मिल जाएगा। तो हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो एरे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग हमारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इंपोर्ट numpy एज np, और हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे हमने क्या करना है, एरे बना देते हैं, एक एरे बना लिया, और np डॉट एरे फंक्शन से 1, 2, 3, 4, और मेरे को क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एयर ऑफ 2। तो बताइए क्या वैल्यू आएगी, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या वैल्यू आएगी। तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, तो पहला 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये इंडेक्स क्या है आपका 0, ये 1, ये 2 पे क्या है 3। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आ जाएगा हमारा 3 आना चाहिए। तो हमारा आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, आउटपुट 3 हमारा आ गया। अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूं, तो मेरे पास 4 इंडेक्स है ही नहीं, 0, 1, 2, 3 है, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, इंडेक्स 4 आउट ऑफ बाउंड, तो एरर आ गई, क्योंकि वो इंडेक्स हमारे पास में अवेलेबल है ही नहीं। तो यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स 3 है, तो 3 पे क्या है 4 है, तो वैल्यू क्या आएगी 4 आ जाएगा आउटपुट हमारे पास में। नेक्स्ट है स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग को भी करके देख लेते हैं। स्लाइसिंग आपको जैसे लिस्ट में हमने डिस्कस किया है, स्लाइसिंग वैसे ही काम कर रही है। तो यहाँ पे हम स्लाइसिंग कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1:3, तो 1 से स्टार्ट करो, 1 से स्टार्ट करो। 1 पे क्या है आपका 2 है, 0 पे 1 है, 0 पे 1 है, 1 पे क्या है 2 है, और जो 2 पे क्या है 3 है, और 3 पे क्या है 4। तो स्टॉप क्या होता है, एक्सक्लूडेड होता है, तो हमारा 2 और 3 आउटपुट आ जाएगा। इसका आउटपुट आ गया 2, 3। अगर मेरे पास में एक और एलिमेंट रख देता हूँ 9, 10, और मैं यहाँ पे एक स्टेप भी दे देता हूँ यहाँ पे 2 का, तो क्या आउटपुट आएगा। तो स्टेप आएगा, सबसे पहले आएगा 1 पे क्या है हमारे पास 2, उसके अगले बार में फिर उसमें 1 में ऐड करेंगे 2, तो 3 आ जाएगा। तो 3 पे क्या है आपका 0, 1, 2, 3 पे क्या है 4। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका 1 से लेके 3 तक आना है आपको, सॉरी 1 से लेके
3 तक तो ये 1 से लेकर मैं एक ही एलिमेंट आ पाएगा क्योंकि 1 आएगा, क्योंकि 1 3 का आएगा, 3 तो एक्सक्लूड हो जाएगा, तो 1 ही आ पाएगा इसमें, सॉरी 2 आएगा, 1 पे क्या है लोकेशन पे 2 है तो 2 ही प्रिंट हो पाएगा। अगर मेरे को यहाँ से 1 से लेकर आपका पूरा कितना है 0 1 2 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट 1 से 6 तक करा मैंने, तो अब क्या क्या आउटपुट आएगा, सपोज मैं 2 से करता हूँ या 1 से कर लेता हूँ या 0 से करके देखता हूँ। 0 तो 0 पे क्या है 1 है, फिर 2 पे इसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा 0 2 आएगा, 2 पे क्या है 3 है, 3 आ जाएगा तो 1 आएगा, फिर 3 आएगा 2, फिर इसके बाद 4 पे क्या है 4 पे 0 1 2 3 4 पे क्या है 9 है, और फिर 6 तो एक्सक्लूड होगा, तो हमारे पास क्या आएगा 1 3 और 0 पे क्या था हमारा, हाँ 1 था, और 2 पे क्या था 3 था, और 0 1 2 3 4 पे 9, तो 1 3 9 हमारा आउटपुट आ जाएगा, तो 1 3 9 आउटपुट आ गया। तो ऐसे इसको प्रैक्टिकली आपको करके देखना है। और अगर हमको रिवर्स इंडेक्सिंग करनी है तो हम यहाँ पे -1 करेंगे, तो -1 करने से क्या होगा, लास्ट इंडेक्स को ही हमको देगा 10 देगा। अब देखिए अगर मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछूं आपसे कि मुझे इस numpy एरे को क्या है रिवर्स में प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट करने के लिए मैं कह रहा स्टार्ट इंडेक्स मैंने कुछ नहीं दिया, स्टॉप इंडेक्स कुछ नहीं दिया, और मैंने यहाँ पे -1 कर दिया। तो देखिए जो स्लाइसिंग होती है, स्लाइसिंग में स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर स्टेप की वैल्यू नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, राइट से लेफ्ट की ओर चलेगा, राइट से लेफ्ट की ओर को, तो राइट मोस्ट वैल्यू क्या है क्योंकि रिवर्स है तो 10 है, तो 10 से रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा, 10 कर देगा, फिर 9 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। और अगर ये पॉजिटिव है +1 होता तो ये लेफ्ट से राइट की ओर चलता, लेफ्ट से राइट की ओर चलता। स्टार्ट इंडेक्स कुछ नहीं है, एंड इंडेक्स 0 है, तो लेफ्ट से राइट की ओर चल जाएगा, 1 2 3 4 9 10 ये प्रिंट कर देगा। तो एक खास ध्यान रखना है आपको, अगर स्टेप की वैल्यू निगेटिव है तो ये हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर चलेगा, और अगर स्टेप की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये हमेशा स्लाइसिंग का रूल लेफ्ट से राइट की ओर को चलेगा। तो यहां से हमारा क्लियर समझ में आ गया। ऐसे ही मैट्रिक्स अगर मल्टी डायमेंशनल एरे हमारे पास में है और उसमें हमको किसी रो में पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को एक्सेस करना है, जैसे कि यहाँ पे हमने 2/3 की मैट्रिक्स बनी हुई है, इसमें हमने 1,0 लिखा, 1 का मतलब क्या है सेकेंड रो, क्योंकि ये जो फर्स्ट है आपका यहाँ पे जो फर्स्ट है ये वाला पार्ट जो है ये फर्स्ट रो है, और ये जो है दूसरा जो एरे है ये सेकंड रो है। सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 इसने प्रिंट कर दिया। तो इसको भी हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक 2 डायमेंशनल एरे बना लेता हूँ। इसके अंदर एक एरे बना दिया 1, 2, 3 और एक और दे दिया 4, 5, 6। अब मुझे यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया, इसको क्लोज कर दिया मैंने, ये बन गया मेरे पास में। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, 2, तो 1 का मतलब सेकेंड रो। अब 0 कहूंगा तो ये क्या है, ये वाला जो है ये 0th रो है, ये क्या है एक्चुअली में देखें तो ये 0th रो है, और ये वाली जो रो है ये फर्स्ट रो है, मतलब ये फर्स्ट रो है, 0th इंडेक्स पे फर्स्ट रो है, और फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है दूसरी रो है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या दिया है 1 दिया है, 1 का मतलब क्या है सेकेंड रो में इंडेक्स, फिर यहां से ये 0 इंडेक्स है, ये 0 इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है। तो सेकंड इंडेक्स पे क्या है वैल्यू 6 है, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा, आउटपुट 6 आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूं अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूं तो क्या आएगा बताइए कमेंट सेक्शन में, तो क्या आएगा 3 आना चाहिए, तो आंसर 3 आ गया। तो हम ऐसे मल्टी डायमेंशनल एरे में रोज के अंदर कॉलम को प्रिंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम कोई फॉर लूप नहीं लगा रहे हैं, तो ये फायदा है इसका। तो ये हमारा एरे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग भी हमको क्लियर समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं लिस्ट वर्सेस एरेज। ये स्लाइड जो है आज के पूरे लेक्चर का हार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंटरव्यू में ये सवाल 100% आएगा, लिस्ट और एरे में क्या फर्क है, तो इसे अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहला आता है टाइप। जो पाइथन लिस्ट जो है जो टाइप होता है इसमें क्या होता है मिक्स टाइप होता है, मतलब एक तरह से समझ लें तो लिस्ट क्या है एक धर्मशाला की तरह है, कोई भी आ सकता है, इंटीजर डाल लो, स्ट्रिंग डाल लो, फ्लोट डाल लो, सब आ सकते हैं। और नमपाई एरे क्या है एक स्ट्रिक्ट क्लब की तरह है, यहाँ सिर्फ सेम टाइप के डेटा ही अलाउड होंगे, या तो इंटीजर ही होगा या फ्लोट ही होगा, ठीक है।
तो ये भी क्या है, ये होमोजीनियस है। अगर आपने numpy के बीच में एक स्ट्रिंग डाल दी तो numpy सबको क्या कर देगा, स्ट्रिंग बना देगा। ठीक है, एक ही टाइप का बनाएगा। तो ये तो टाइप का क्लियर समझ में आ गया। दूसरा है आपका स्पीड। स्पीड पाइथन लिस्ट की स्लो होती है, हमने एक एक्टिविटी करके देखी थी। और जो numpy है उसकी फास्ट होती है, क्योंकि सी लैंग्वेज में बना हुआ है तो बहुत फास्ट काम करता है। तो स्पीड पे एक और एक्टिविटी करने का आपको मन है तो हम एक और एक्टिविटी आपकी करवा देते हैं। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली कराता हूँ इस एक्टिविटी को। इस एक्टिविटी का नाम क्या है, हमको क्या करना है, एक्टिविटी हमारी जो रहेगी ये बहुत है, वैसे आपको खुद करनी चाहिए। ये एक्टिविटी क्या करनी है, हमको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 of each number of 10 by of each number, multiply by 10 of each number in Python list of 1 million numbers, and first and second by using numpy array by array। तो मल्टीप्लाई करना है by 10 of each number in Python list of 1 million numbers, first and second by using numpy array, and compare स्पीड, कोड क्लियरिटी एंड टाइम, कि कोड किसका फास्ट है, क्लियर कोड है, स्पीड और टाइम, तीनों को। इस टाइप की एक्टिविटी हम पहले कर चुके हैं, इसको मैं बता रहा हूं, आपको करके दिखना है। मल्टीप्लाई करना है हर नंबर को, पाइथन लिस्ट के हर नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है। कितने नंबर, 1 मिलियन नंबर्स की। और सेकंड बाय यूजिंग numpy array एंड कंपेयर करना है स्पीड, कोड और क्लियरिटी, स्पीड, कोड और क्लियरिटी, स्पीड, कोड, क्लियरिटी और टाइम को। तो चलिए मैं चल रहा हूँ उसमें, इसको एक्टिविटी को करते हैं। एक नया कोड सेल में बना रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैंने करता हूँ इंपोर्ट, या ऐसे करते हैं, हमने ये एक्टिविटी का हम कोड अभी कर लेते हैं। ये हमने करा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें लिस्ट बनी हुई है, यहाँ इसी के अंदर मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा लिस्ट तो बन गई पाइथन 1 मिलियन नंबर्स, हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पाइथन की लिस्ट के केस में, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे num मल्टीप्लाई बाय 10, इसके बाद फॉर num इन पाइथन लिस्ट, पाइथन अंडरस्कोर लिस्ट, ये करना पड़ेगा हमको। num मल्टीप्लाई 10 फॉर num, फॉर एक फॉर लूप, कितनी बार फॉर लूप चलेगा, 1 मिलियन टाइम। और हर आइटम जो नम टाइप का हमें मिलेगा उसको मल्टीप्लाई हमें 10 करना पड़ेगा। तो देखिए कोड बहुत लंबा हो चुका है, बहुत टाइम लेगा। अब यही कोड मुझे क्या करना है, numpy में करना है। तो यहां देखिए खेल, देखिए आप क्या करना है यहाँ पे कुछ नहीं करना है हमको, numpy, बस numpy array मल्टीप्लाई बाय 10, बस ये इतना कर देना है। तो देखिए दोनों के कोड में कितना फर्क आ गया। कोड क्लियरिटी, कोड क्या है, छोटा सा कोड, numpy array बनाया 1 मिलियन नंबर का और मल्टीप्लाई पर कर दिया हमने 10। इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ पे, इसी कोड को जहाँ पे हमने एक्टिविटी लिखी है उसके वहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे और नया हमारा कोड बन के तैयार हो गया। ये टाइम भी बच गया हमारा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे इसको कंट्रोल भी किया। तो सबसे पहले हमने 1 मिलियन नंबर की पाइथन लिस्ट बनाई और उसके बाद ये फॉर लूप लगाया हमने। 1 मिलियन टाइम लगेगा और हर टाइम क्या है, नंबर जो आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेगा। और दूसरे केस में केवल हमने numpy array की 1 मिलियन नंबर की numpy array बना लिया और अरेंज फंक्शन से, और इसको सीधे हमने लिखा numpy array मल्टीप्लाई 10। कोई फॉर लूप की जरूरत नहीं, मैं रन करने जा रहा हूँ। रन किया मैंने, देखिए कुछ एरर जनरेट कर रहा है, कहाँ पे है यहाँ पे। और इसको फिर मैं रन करता हूँ, यहाँ पे रन किया मैंने, देखिए अब ये क्या करता है, तो कौन जीतता है ये चेक करते हैं। देखिए पहली बार में पाइथन लिस्ट जो है 1 मिलियन नंबर की पाइथन लिस्ट को के हर आइटम को 10 से मल्टीप्लाई करने में 81.3 मिली सेकेंड ले रहा है। और यही काम जो numpy array है वो 1.3 मिली सेकेंड ले रहा है। numpy में 1 मिलियन नंबर्स के numpy array में हर आइटम, हर नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करने में केवल 1.3 मिली सेकेंड लग रहा है। तो हमेशा numpy जीतेगा। कोड क्लियरिटी देखिए, स्पीड देखिए, टाइम देखिए, तो numpy हमेशा जीतेगा। तो ये एक्टिविटी मैंने आपको यहाँ पे करवा के देखी थी। यहाँ पे हमने एक मैजिकल कमांड गूगल कोलैब की यूज की है, %time8 प्रॉपर्टी का यूज करके, %time8 कमांड का यूज करके। तो स्पीड आपको क्लियर हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आता है मेमोरी। तो
जो पाइथन लिस्ट है हाई मेमोरी यूज करता है क्योंकि यहाँ पे नॉन कॉन्टिजियस होता है, और ये नंपाई एरे क्या करता है, कॉन्टिजियस मेमोरी करता है, सब एक साथ रखे रहते हैं, जिसका एग्जांपल से हमने समझाया था। तो ऑप्टिमाइज्ड इसमें मेमोरी रहती है। तो लिस्ट बहुत हैवी होती है क्योंकि वो पॉइंटर स्टोर करती है। एरे लाइट होता है क्योंकि वो डायरेक्ट वैल्यू स्टोर करता है। तो ये क्लियर, मेमोरी का कंसेप्ट क्लियर आ गया। दूसरा है फंक्शंस क्या होते हैं इसमें। फंक्शंस में क्या है, बेसिक्स फंक्शन होते हैं पाइथन की लिस्ट के अंदर। हम नॉर्मल फंक्शन जो कि हमने यूज किए थे, इसमें हर टाइप के फंक्शंस हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ फंक्शंस हैं जो कि हमने इसके फीचर्स में हमने देखा था वहां पे। तो ये हमको लिस्ट वर्सेस एरेज के कुछ डिफरेंट टाइप, स्पीड, मेमोरी और फंक्शंस में क्लियर समझ में आ गया। अब आप क्या है, एक एक्टिविटी खुद करके देखना। आपको क्या करना है, अपने गूगल कोलैब में एक लिस्ट और एक एरे बनाना है 1 मिलियन नंबर का ही, और सॉर्टिंग करनी है 1 मिलियन नंबर की, पहले पाइथन लिस्ट में, दूसरे केस में नंपाई एरे में, और देखना है कौन फास्ट करता है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। लिस्ट की एक 1 मिलियन नंबर की लिस्ट में सॉर्टिंग करनी है नंबर्स की, और दूसरे केस में नंपाई एरे के 1 मिलियन नंबर के नंबर्स की क्या करनी है, सॉर्टिंग करनी है। तो देखना है किसमें कौन कम टाइम ले रहा है, कौन जीत रहा है। तो ये टास्क आपको करके देखना है। अब इसके बाद देखते हैं कॉमन मिस्टेक्स। देखिए कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं, सबसे पहला आता है, इसमें जो होता है कि हम मिस कर जाते हैं, हम भूल जाते हैं इंपोर्ट numpy एज np लिखना भूल जाते हैं, और हम डायरेक्ट np को यूज करते हैं। तो क्या आएगी, नेम एरर आ जाएगा। क्यों आएगा, देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको कैसे आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक कोड बनाया और यहाँ पे भी लिख दिया np डॉट डबल अंडरस्कोर वर्जन, ये लिख दिया मैंने, और मैं इसको रन करता हूँ। देखिए अभी आ चुका है यहाँ पे, अभी कोई एरर नहीं आई, क्योंकि ये क्या है, ये इस सेशन को यूज कर रहा है। सेशन में ऑलरेडी हमने numpy एज एनपी ऊपर हमने कई बार डिफाइन कर चुके हैं, पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं। मैं इस सेशन को पूरा टर्मिनेट करता हूं। ये मैंने सेशंस हैं, मैंने ये सेशन को पूरा डिलीट कर दिया। देखिए मैं सेशन टर्मिनेट क्लोज कर देता हूँ, सारे टर्मिनेट कर दिया। अब सेशन जैसे ही टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पे, फिर से मैं इसको रन करके दिखाऊंगा आपको। नो एक्टिव सेशन क्लोज हो गया। अब मैं देखिए फिर से मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो देखिए आपके पास में एरर आएगी। अब ये एरर देगा क्योंकि वे रिकनेक्ट कर रहा है। अभी फिर से रिकनेक्ट करेगा, रैम और सेल अवेलेबल होगी, और तब ये एक एरर आपको जनरेट करके दिखा देगा क्या एरर है। तो तब तक हम दूसरे कंफ्यूजन पे डिस्कस करते हैं। दूसरा कंफ्यूजन का आता है सेप का। अब सेप कंफ्यूजिंग टर्म है। सेप क्या होता है, सेप का मतलब क्या होता है, रोज और कॉलम को शो करता है। सेप के अंदर हम क्या करते हैं, रोज कॉमा कॉलम देते हैं, टपल फॉर्मेट में। और साइज का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो सेप क्या है, रोज टपल फॉर्मेट में रोज कॉमा कॉलम्स, और साइज का मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स क्या होते हैं। तो अब देखते हैं क्या अभी भी चल रहा है, कनेक्ट कर रहा है। अभी देखिए इसमें कनेक्ट हो रहा है, इसमें रिकनेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमने टर्मिनेशन कर दिया था, थोड़ा टाइम लेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें डेटा टाइप मिसमैच। तो देखिए डेटा टाइप मिसमैच में क्या होता है कि जब हम मिक्सिंग करते हैं, फ्लोट एंड स्ट्रिंग्स को आपस में मिक्सिंग कर देते हैं, तो वो क्या करता है, अगर हमने, तो क्या होगा, एक टाइप में ही दूसरे को कन्वर्ट कर देगा। तो अगर हमको इस चीज से बचना है कि हम जब मिक्सिंग कर रहे हैं, कि हमारे पास देखना है कि डेटा टाइप क्या है, जिससे हमारे पास डेटा टाइप मिसमैच एरर्स, ये एरर्स ना आए, तो हम क्या कर सकते हैं, हमेशा यूज करना चाहिए हमको डॉट डी टाइप प्रॉपर्टी का यूज करना चाहिए न्यूमेरिकल ऑपरेशन करने से पहले। कैसे करेंगे, मैं इसको प्रैक्टिकली आपको अभी हम समझाऊंगा कि हमें डॉट डी टाइप प्रॉपर्टी का कैसे यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे अभी थोड़ा टाइम ले रहा है, इसको मैं डिलीट ही करता हूँ यहाँ पे, और रिकनेक्ट करता हूँ। पहले कनेक्ट हो रहा है, ये थोड़ा टाइम ले रहा है। कोड सेल, तो तब मैं नया कोड सेल बनाता हूँ, और यहाँ पे फिर से लिखता हूँ np डॉट डबल अंडरस्कोर, हो गया अब कनेक्ट वर्जन। अब देखिए कनेक्ट हो गया, रैम डिस्क अवेलेबल हो चुकी है। मैं इसको रन करता हूं, तो देखिए यहाँ पे एरर देना चाहिए इसको। देखिए एरर आ गई, नेम एरर आ गई। क्यों आई, क्योंकि मैंने एनपी को डिफाइन नहीं किया ऊपर। तो एनपी क्या है मेरे पास में, तो मुझे इस मिस्टेक्स को, जो मिस्टेक कॉमन मिस्टेक हमारा था, फॉरगेटिंग टू इंपोर्ट numpy एज एनपी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहली लाइन पे लिखना पड़ेगा प्रैक्टिकली। क्या लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट numpy एज एनपी, और इसके बाद हमारा कोई एरर नहीं आएगी और ये चलेगा। तो हमारे पास दे दिया इसने। दूसरी चीज है, जैसे मैंने एनपी बनाया और मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ, एर
इक्वल टू np डॉट एरे, और यहां पे मैंने कर दिया 1,2,3, और यहां पे मल्टी डायमेंशनल एरे बना रहा हूं, 4,5,6। अब मुझे क्या करना है, चेक करना है। तो देखिए मैं अगर यहां पे लिखता हूं प्रिंट एयर डॉट शेप, तो क्या करेगा ये शेप बताएगा। इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स को शो करेगा। तो शेप किसको शो कर रहा है, टपल्स फॉर्मेट में रोज, कितनी रोज हैं और कॉलम है। और ऐसे ही साइज क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो डॉट साइज लगाऊंगा यहां पे, तो साइज से मुझे क्या आएगा, टोटल एलिमेंट क्या है, 6 है। 2 इंटू 3 की थी हमारे पास टपल। शेप किया मैंने, शेप, और इसके बाद नेक्स्ट करता हूं यहां पे, नेक्स्ट से प्रिंट एयर डॉट साइज। और जो हमने अभी कहा आपसे कि हमेशा डॉट डी टाइप प्रॉपर्टी का यूज करें, तो यहां पे प्रिंट कर देंगे हम, पता लग जाएगा कि इसका डेटा टाइप क्या है, एयर डॉट डी टाइप। तो देखिए यहां पे टोटल एलिमेंट 2,3 है, 2 इंटू 3 6 और एंटी 64 है। अगर यहां पे मैं डी टाइप इक्वल टू फ्लोट कर दूं तो क्या होगा, फ्लोट कर देता हूं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास में क्या होंगे, अगर जब मैं इसको प्रिंट करूंगा यहां पे प्रिंट एयर, तो वैल्यूज प्रिंट में फ्लोट में आएंगी, 1.2 पॉइंट में आ रही है। तो डॉट डी टाइप का प्रॉपर्टी का यूज करके हम डेटा टाइप को सेट भी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। तो ये चीजें मैंने आपको प्रैक्टिकली करके यहाँ पे दिखा दी। तो जो कॉमन पिटफॉल्स होते हैं, कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो आप करते हैं, उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब चलिए थोड़ी सी इंटरव्यू की आपकी तैयारी करा देते हैं। तो इस टॉपिक में से 3 सवाल पक्के पूछे जाते हैं, कंफर्म आएंगे। वो क्वेश्चंस क्या होंगे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, नमपाई पाइथन लिस्ट से फास्ट क्यों है। तो इसका आंसर क्या है, नमपाई जो है कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन यूज करता है, कंटिन्यूअस ब्लॉक होते हैं, जबकि लिस्ट क्या है, नॉन कंटिन्यूअस स्कैटर्ड मेमोरी यूज करता है। नमपाई सीपीयू कैच फ्रेंडली है और फास्ट है। ये कॉम्पैक्ट डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है, कम रैम यूज करता है, तो ये फास्ट है हमेशा, क्या है, नमपाई लिस्ट से। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसमें, ब्रॉडकास्टिंग क्या है। देखिए ब्रॉडकास्टिंग नमपाई का वो फीचर है जिससे हम अलग अलग शेप्स के एरे पर अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं बिना लूप्स लगाए। जैसे कि हमने करे 2 एक्टिविटी करी हमने, बहुत सारी एक्टिविटी कर रही है वहां, उन एक्टिविटी को मैं आपने देखा उसको, जैसे कि हम एक और एक्टिविटी करके आप देख सकते हैं 1D एरे को 2D मैट्रिक्स में जोड़ना। तो हमें कोई लूप की लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से हो जाएगा। अभी हमने 1 मिलियन नंबर्स में 10 से मल्टीप्लाई किया, तो हमने कोई लूप लगाया, कोई लूप नहीं लगाया। तो ये ब्रॉडकास्टिंग का फायदा है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बनता है, np डॉट अरेंज और np डॉट लिन स्पेस में क्या डिफरेंस है। देखिए अरेंज फंक्शन हम स्टेप साइज बताते हैं कि कितना जंप लेना है। पहले 2 पैरामीटर रेंज दोनों में ही है, जीरो, उसमें भी रेंज थी, उसमें भी रेंज थी, उन दोनों के बीच में थर्ड जो पैरामीटर था, तो रेंज वाले में, रेंज फंक्शन में स्टेप साइज बताता है कि कितना जंप लेना है। जबकि लिन स्पेस में हम क्या करते हैं, हम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स बताते हैं कि कितने टोटल लोग चाहिए, कितना वैल्यूज चाहिए, तो उन 2 रेंज के बीच में कितनी वैल्यू हमें बनानी है, उस रेंज को कितने बराबर भागों में बांटना है। तो ये हमने प्रैक्टिकल करके देखा। तो ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों ये था नमपाई का इंट्रोडक्शन। जाने से पहले एक छोटा सा होमवर्क और मैं बता रहा हूं आपको, उसको आपको करना है। आपको np डॉट लिन स्पेस यूज करके 0 से 100 के बीच में 5 नंबर्स जनरेट करने हैं और उनका डेटा टाइप चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम नमपाई के ऑपरेशंस के साथ खेलेंगे। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी तो लाइक बटन को प्रेस करके सभी दोस्तों में पहुंचा दो और सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए मैं हूं सुप्रभात। कीप कोडिंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।